हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। टारगेट सीटेट 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम सीटेट 2015 का सीडीपी का पेपर कराएंगे जो क्लास 6 to 8 के लिए हुआ है। ठीक है, जूनियर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट आपके जो फ्रेंड सर्कल है जिन्होंने भी सीटेट का फॉर्म फिल किया है उनके साथ चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा जिससे उनको भी बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पीवाईक्यू कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं विद ऑप्शन। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। निर्देश दे रही है तो निर्देश नहीं देना है बच्चों को। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, किसी भी बच्चे के व्यवसाय के माता पिता के व्यवसाय के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ये सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है आपका सी, कि सुनिश्चित करना है होगा शिक्षिका को कि जो भी बच्चा वहाँ पढ़ रहा है क्लास में उसकी संभावनाओं के जो अवसर हैं वो उसको मिल रहे हैं या नहीं, जिस तरह से वो सीखना चाह रहा है वो उस तरह से सीख पा रहा है या नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। तो राइट ऑप्शन है डी, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। पहले उनसे कहेंगे वो किसी चीज़ को लेकर क्या अवधारणा उनकी है, उसके बाद उसमें कुछ बताएंगे कि हाँ ये ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा होता है। ठीक है, पूरी जानकारी को, उनकी जो भी पूरी जानकारी है उसको समझेंगे। फिर जो गलत अवधारणाएं हैं उनको विभिन्न तथ्यों, तर्कों, उदाहरणों आदि के माध्यम से बदलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि ये संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। सही बात है यहाँ पर कि ऐसे क्या होता है कि बच्चे यही सोचते हैं ना कि हमको पुरस्कार मिलेगा तो हम ये काम करेंगे, अगर उनको उसी काम के लिए दंड मिलने लगेगा तो वो काम उसको छोड़ देंगे। तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, कि बच्चा जो भी सोच रहा है आपसे आकर डिस्कस कर सके, आपको ऐसा माहौल वहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन की कक्षा में शांत वातावरण पैदा करना, सीखने की स्थितियों को उत्पन्न करना, छात्र को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्र को व्यवहारिक ज्ञान कराना, छात्र का मानसिक एवं शारीरिक विकास करना, छात्रों का व्यवहार परिवर्तन करना आदि जो है वो शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। तो बच्चे की त्रुटियों के बारे में बात की है कि गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, वह जानने के लिए कि वह किस प्रकार सोचते हैं। तो सबसे सही ऑप्शन आपका यहाँ पर डी है कि बच्चे की गलतियों से ही हमें पता चलता है कि वो किसी चीज़ को सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और फिर हम ये भी जान सकते हैं कि वो किस तरह से सीख रहे हैं और उनकी सीखने में क्या त्रुटि हो रही है जिसमें आपको सुधार करना होगा। ठीक है, बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्योंकि आकलन की बात हो रही है, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है और उसने अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है कि उसने सही से सिखाया है या नहीं सिखाया है। उसको अपने शिक्षण के बारे में भी यहाँ पर पता चल रहा है और बच्चे के बारे में भी पता चल रहा है कि बच्चा सही से सीख पा रहा है या नहीं और उसने कितना सीखा। ठीक है, तो आकलन बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो प्राथमिक भूमिका ये होती है कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका ए है।
अब यहाँ पर इन्होंने देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं उनको भी पढ़ लेते हैं कि निरस्त अनुभवों को निरस्त करने पर कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। तो उनके बच्चों के जो अनुभव होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर फोकस नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक को अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। कभी कभी क्या होता है, अगर हम क्वेश्चन को समझ भी ना पाएँ तो भी आप चारों ऑप्शन पढ़िए, उसमें से जो भी पॉजिटिव आंसर है उसको चूज़ करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका 8th। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है। बच्चे को प्रेरित करने की, जब बच्चे मोटिवेटेड होंगे तो वो अपने आप अपने अधिगम में सुधार करेंगे और क्लास में सीखेंगे भी। तो ये किसका सिद्धांत है? अब्राहम मैस्लो के अनुसार कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा की अनिवार्यता आवश्यकता है, ठीक है। पूछ लेते हैं कि अभिप्रेरणा की अनिवार्यता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अब्राहम मैस्लो के अनुसार आवश्यकता अभिप्रेरणा की अनिवार्यता है। अतः बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ओके, 9th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? प्रेरणा और सीखने के साथ साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो इमोशंस हैं वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके जो इमोशंस होते हैं, तभी तो कहते हैं इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की योग्यता के आकलन करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की कैसी सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता, ठीक है। तभी तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं कि आप किस तरह के योग्य हैं भी या नहीं, बहुविकल्पीय प्रश्न आप कैसे चूज़ कर रहे हैं ये जानने के लिए, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? अनुवांशिक संचरण, ये तो जेनेटिक हो गया। जब आप जन्म लेते हैं तो आप तो अनुवांशिक लक्षणों के साथ ही जन्म लेते हैं, ठीक है। तो ये जो समाजीकरण से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसीलिए इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? मानसिक संरचनाएं, स्कीमा, ठीक है। इसको आप सही से एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि जीन पियाजे ने मानसिक संरचनाओं के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। अवधारणाएं, स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं के संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है, ठीक है। कि स्कीमा वो होती है कि मानसिक संरचना में आपके जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो डाटा है वो पैकेट्स में बना हुआ है, आपकी सूचनाएं वहाँ पर संगठित हैं। ये स्कीमा 2 प्रकार की होती है, पहला साधारण और दूसरा जटिल, ठीक है। 13 देखते हैं, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। हम भी कभी कभी माइंड में इस तरह से बोलते हैं ना कि हाँ अब हम ये काम कर लें, इसके बाद में हमें दूसरा काम करना है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं हाँ ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे हो गया, अब नेक्स्ट यहाँ पर ऐसी लाइन होगी। तो ये चीज़ भी क्या होती है, हम अपने आप को ही दिशा निर्देश देते हैं। तो ये किसके अनुसार है? वाइगॉत्स्की के अनुसार, ठीक है। अब हम बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे सा लिखा है और वॉज लिखा है, तो वो उसमें जो डिफरेंस है वो उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। उनको ये लगेगा कि यहाँ पर भी SAW यही वर्ड्स हैं, यहाँ पर भी WAS, बस इधर उधर लिख दिया गया, उनको इसकी मीनिंग सेम लगेगी, ठीक है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 देखिए क्या है। सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता की बात हो रही है कि समस्याओं के भौतिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता, ये सृजनात्मकता कहलाती है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि स्टैन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो, ठीक है। जैसे कि उनको कोई प्रोजेक्ट दे देना कि हाँ दाल पर ये बना कर लेकर आओ,
या पत्तों से कुछ बना कर लेगा, इस तरह का अधिगम जो उनके घर से के कामों से भी रिलेटेड हो, इस तरह से देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। सही है ये बिल्कुल, कि प्रभावी कक्षा में क्या होता है, बच्चा जहाँ पर भी अटक रहा है तो शिक्षक उसकी हेल्प करेगा, शिक्षक वहाँ पे सुगमकर्ता के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, परीक्षा लेता है, डरते हैं, ये इस तरह वाली जो चीज़ें होती हैं इनको हमें निगलेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है। 18 की बात करते हैं। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणा समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ठीक है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध, अगर कोई भी चीज़ आपको सही से नहीं दी जाएगी तो आप क्या करेंगे, आपको भी उसको लर्न करने में, समझने में कठिनाई महसूस होगी। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं। क्या बच्चे इसीलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है कि भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बच्चे भाषा इसीलिए अर्जित करते हैं, स्पष्ट होता है कि भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त की बात कर रहे हैं तो ये पियाजे की 4th स्टेज जो है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उससे रिलेटेड है। याद रखिएगा, अमूर्त, मूर्त, संवेदी, गामक, ये सारी चीज़ें किसकी हैं? पियाजे की जो है संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 देखिए क्या कह रहा है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप ये मेरे लिए करें और मैं ये आपके लिए करूँगा, यानी कि टिट फॉर टैट की सिचुएशन। ये बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? दंड और आज्ञापालन अभिमुखीकरण। ठीक है, उसमें क्या है कि बच्चा इसमें रहता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, नहीं तो पुरस्कार मिलेगा। इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो दंड और आज्ञापालन अभिमुखीकरण की है। टिट फॉर टैट की सिचुएशन भी इसी में आती है। ठीक है, 22 देखते हैं। प्रगतिवादी शिक्षा की बात कर रहे हैं कि प्रगतिवादी शिक्षा क्या है, तो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, कि उसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाता है तथा उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ राइट ऑप्शन ले रहे हैं, नहीं तो आपका जो पेपर का टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा इसी वजह से। तो अब 23 की बात करते हैं। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? तो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। बच्चों में विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं को हल करने एवं उस पर विचार प्रस्तुत करने से विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। ठीक है, 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? यहाँ पर विकास और अधिगम की बात हो रही है, तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अधिगम होता है वैसे वैसे ही विकास होता चला जाता है। लर्निंग के साथ ही तो डेवलपमेंट जुड़ा होता है। 25 की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। सिर्फ संस्कृति नहीं आती है। केवल वाला वर्ड आपको बताया था कि वो अगर जहाँ पर हो तो वो बिल्कुल गलत होता है, तो यहाँ पर केवल से ही हम समझ सकते हैं कि आपका ऑप्शन ये होगा। विकास जो है समाज और संस्कृति दोनों से ही जुड़ा हुआ होता है। 26 देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें बाल केंद्रित कक्षा की कौन सी विशेषता होती है? शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक सिर्फ क्या करता है? सुगम करता है, सिर्फ मार्गदर्शक है। वो बच्चों को बताता है जहाँ पर भी बच्चे अटक जाते हैं, और शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ, मतलब उनकी जो समझ है बच्चों की, उसको डेवलप करना, ये शिक्षक का मेन काम होता है। ठीक है, 27 पर आते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। ठीक है, बहुआयामी बुद्धि के बारे में बात की गई है गार्डनर द्वारा। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है, इसीलिए बुद्धि बहुआयामी होती है।
जैसे संज्ञान, स्मरण, चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन आदि। इसमें कई पहलू भी हैं जैसे ध्यान, निष्कर्ष आदि। ठीक है, आपने अच्छे से समझा होगा ये 27 क्वेश्चन। बात करते हैं 28 की। लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से मित्र व्यवहार करना। तो ये हमारा जेंडर पक्षपात की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, 29 की बात करते हैं कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं और आपके द्वारा निम्नलिखित में से किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि बच्चा क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में ज़रूर आ रहा है, वो फर्स्ट टाइम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा काम उनको देंगे कि उनके जो गृह कार्य है वो जो उनकी जो बुनियाद यानी नींव जो है जो कमज़ोर हो गई, जैसे उनको ABCD भी नहीं आती होगी, तो आप क्या करेंगे, उनको इस तरह का कार्य देंगे कि उनकी जो बुनियाद है, जो ABCD छोटा बड़ा ये सारी चीज़ें भी सही हो जाएं और उनको जो भी सहायता ज़रूरी होगी, जो भी हेल्प के लिए वो कोशिश करेंगे, वो आप उनको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव और रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? विद्यालय की भूमिका है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार अवसर मिलें। ठीक है, अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। आपको पता है ना, हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती ही है, तभी तो समावेशी कक्षा ने जन्म लिया कि समावेशी कक्षा में भी क्या होता है ना, हर तरह का बच्चा होता है। सृजनात्मकता का, प्रतिभाशाली भी, पिछड़ा वर्ग का भी, मंद बुद्धि, हर तरह का बच्चा होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि बच्चे की जैसी क्षमता है उसको वैसे ही उसी के अनुसार विकास के अवसर मिलें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास सही लगी होगी और आपको समझ में भी आए होंगे सारे ही क्वेश्चन। बहुत कम टाइम में हमने 30 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। तो और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।